नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। नीट के मसले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में बकायदा कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बजाय नीट के मुद्दे पर चर्चा सुनिश्चित कराना चाहती थी, लेकिन नियमों का हवाला देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नीट पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। लोकसभा में हुए विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष नियमों को ताक पर रखकर हंगामा कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहा। नीट के मसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भरोसा जताया कि नीट के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तो शुरू हो गई, लेकिन सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के वेल में आने पर आपत्ति जताई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में अवरोध पर आज राज्यसभा में कहा कि सदन की परंपरा आज दागी हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में प्रतिपक्ष का नेता वेल में आ गया हो। ऐसा संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की। उन्होंने कहा कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो बने हैं, लेकिन खास बात यह है कि हम उन्हें पीछे छोड़कर बने हैं जिन्होंने कभी हम पर राज किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। सरकार नीट के विषय पर गंभीर है, जांच की प्रक्रिया चल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद कथित हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। 4 सदस्यीय कमेटी ने आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कथित हिंसा को लेकर 21 पेजों की एक रिपोर्ट सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों से मुलाकात बहुत अच्छी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत रामविलास पासवान को याद करते हुए एक्स पर लिखा, रामविलास पासवान मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, जिनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मुझे बहुत याद आती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने ओडिशा दौरे पर हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह और प्रवृत्ति परिदा ने उनसे शिष्टाचार भेंट की। भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं। उत्तरी इटली में मारे गए भारतीय कामगार सतनाम सिंह के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सतनाम सिंह के नियोक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। हम इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हैं। लेबनान के हालात पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहां 2000 से 3000 भारतीय रहते हैं। हमारा दूतावास लगातार उनसे संपर्क में है। हमने कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं किया हुआ है, लेकिन हम अपने लोगों को हमारे दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दे रहे हैं। देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व राजदूत विक्रम मिस्री को भारत सरकार का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा के 1979 बैच के अधिकारी हैं। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्र संदेह के दायरे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली और मुंबई पुलिस की जांच टीम इस सिलसिले में झालावाड़ गई थी और छात्रों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। नीट पेपर लीक मामले में गुजरात से पकड़े गए 5 आरोपियों में से 4 को गोधरा कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से चारों आरोपियों की हिरासत की मांग की। सीबीआई ने गोधरा कोर्ट में कहा कि जांच 7 राज्यों में फैली हुई है, जिसके कारण आरोपियों से पूछताछ करना जरूरी है।
दिल्ली में बुधवार रात हुई भारी बारिश घरेलू हवाई यात्रा पर जाने वालों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई जब आईजीआई एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है, लेकिन इस घटना से अफरा तफरी मच गई। टर्मिनल 1 से विमानों का परिचालन अगले नोटिस तक स्थगित कर दिया गया। उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उड़ानें टर्मिनल 2 और 3 पर डाइवर्ट की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने दिल्ली हवाई अड्डे की टर्मिनल 1 का दौरा किया। सरकार द्वारा मृतकों को 20 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रुपयों का मुआवजा देने की घोषणा की गई। घटना को लेकर विपक्ष ने हमलावर होते हुए कहा कि इस इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा इसी वर्ष किया गया था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि यह पुरानी इमारत थी जिसका निर्माण 2009 में हुआ था। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने की घटना पर सपा सांसद देवपाल यादव ने कहा कि अफसोस की बात है, यह नया निर्माण हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें लबालब हैं, लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आईटीओ, मधु विहार, बीकाजी कामा प्लेस, महरौली, बदरपुर रोड, शांतिपथ, कनॉट प्लेस, मिंटो ब्रिज, तीन मूर्ति मार्ग, मूलचंद सहित कई इलाकों में कमर से ऊपर पानी भरा हुआ है। मिंटो रोड पे तो ब्रिज के पास ज्यादा पानी के चलते कई कारें डूब गई। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में पिछले 24 घंटों में 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं लोधी रोड पर 192.8 मिलीमीटर, पालम में 106.6, तो आयानगर में 66.3 मिलीमीटर और रिज में 50.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज दिल्ली सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों के साथ दिल्ली में गंभीर जल भराव, गंदे पानी के अति प्रवाह से उत्पन्न स्थिति के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया की भी समीक्षा की गई। उपराज्यपाल ने शहर भर में अत्यधिक वर्षा और परिणामी जल जमाव की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए तैयारियों की कमी को गंभीरता से लिया। बैठक के दौरान ये बात सामने आई कि गाद निकालने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ और बाढ़ नियंत्रण आदेश भी जारी नहीं किया गया। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश भी जारी किए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुलाई अपनी आपातकालीन बैठक में खास तौर पर संबंधित विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने के निर्देश दिए। छुट्टी पर गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा गया। दिल्ली की महापौर शाली ओबेरॉय ने कल दावा किया था कि दिल्ली के सारे नालों की सफाई हो गई है। मानसून को लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते और शाली ओबेरॉय की पोल खुल गई, पूरी दिल्ली डूब गई। आज दिल्ली के जलमग्न होने के बाद भी महापौर शाली ओबेरॉय दावा कर रही हैं कि पिछली बार से दिल्ली में स्थिति काफी बेहतर है। दिल्ली में बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। जनता को सड़कों पर लगे लंबे लंबे जामों से दो चार होना पड़ा। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में जल भराव के मुद्दों पर बैठक की। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन राय ने कहा कि अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई। भारी बारिश की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की एक टीम को तैयार रखा गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। इसके चलते क्षेत्र के मलियाना में सड़क के किनारे खड़ी 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन में 1-2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने के आसार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बादल फटने की घटना सामने आ रही है। उन्होंने लोगों को नदी नालों के किनारे नहीं जाने और सबको सतर्क रहने की सलाह दी। राजस्थान के उदयपुर शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव में भी बादल झमाझम बरसे। दिल्ली में भारी बारिश के कारण समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के आवास के बाहर का इलाका जलमग्न हो गया। रामगोपाल यादव को उनकी गाड़ी तक 2 लोगों द्वारा उठाकर पहुंचाया गया।
अपना दल एस के नेता और एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नौकरियों में साक्षात्कार आधारित नियुक्ति को लेकर पत्र लिखा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नशा देश के लिए एक बड़ी समस्या है। हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और वो जेल से रिहा हो गए। पश्चिम बंगाल के घोकसा डांगा क्षेत्र के अस्पताल में आपत्तिजनक अवस्था में एक महिला को भर्ती किया गया। यह महिला भाजपा की सदस्य है। इस वजह से महिला को नग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकान मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुई अमानवीय घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री जाधव प्रताप राव गणपत राव ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं, किसानों और आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया। तमिलनाडु विधानसभा ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा लाए गए नीट के खिलाफ प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुरेंद्र नगर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर लैब में छात्रों से बातचीत भी की। उन्होंने गांव में स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। श्री अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए भक्तों का पहला जत्था पहलगाम के नुवान बेस में पहुंच गया है। भक्त यात्रा को लेकर खासे उत्साहित है। अमरनाथ यात्रा 29 जून 2024 से शुरू होगी और करीब 2 महीने तक चलेगी। इससे पहले श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आधार शिविर भगवती नगर जम्मू में पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाई और एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 210 अंकों की गिरावट के साथ 79,073 के स्तर पर बंद। निफ्टी में भी दर्ज की गई गिरावट। निफ्टी 34 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 24,010 पर हुआ बंद। भारतीय सरकारी बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियां आज से जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड सूचकांक में शामिल कर ली जाएंगी। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर ट्रैक किए जाने वाले इस बॉन्ड इंडेक्स में भारत को पहली बार शामिल किया जा रहा है। हालांकि आईजीबी का समावेश आज से 31 मार्च 2025 तक 10 महीने की अवधि में किया जाएगा, जो इसके सूचकांक की हिस्सेदारी में 1% की वृद्धि दिखाता है। GBIEM ग्लोबल डाइवर्सिफाइड में भारत की हिस्सेदारी अधिकतम 10% तक पहुंचने की उम्मीद है और GBIEM ग्लोबल इंडेक्स में लगभग 8.7% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह भारतीय बॉन्ड मार्केट रुपये के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम कदम है। साथ ही इससे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कई विदेशी फंडों को वैश्विक सूचकांकों पर नजर रखने का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय बॉन्ड्स में 24 अरब डॉलर से लेकर 30 अरब डॉलर तक विदेशी निवेश देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए। संचालन समिति ने 5 सालों की अवधि में केंद्रों की स्थापना के लिए 700 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय को मंजूरी दी। 700 करोड़ रुपयों में से 243 करोड़ रुपयों की राशि साल 2024-25 के लिए स्वीकृत की गई है। साथ मौजूदा NIPER विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिनमें चिकित्सा उपकरण, विनिर्माण, थोक दवा अनुसंधान और विकास, फाइटो फार्मास्यूटिकल,
जैविक चिकित्सा विज्ञान और एंटीवायरल और जीवाणुरोधी दवा की खोज और विकास शामिल है। भारत के रियल एस्टेट मार्केट के विकसित होते परिदृश्य के बीच एक चौंकाने वाला ट्रेंड उभरा। देश के महानगरीय हब्स में किराए की दरों में उछाल आया। यह उछाल प्रॉपर्टी सेक्टर में चल रहे बदलावों को दर्शाता है। अपने बर्थडे वाले दिन ही एलन मस्क को झटका लगा। एक बार फिर से एलन मस्क के सिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज हट गया। अब यह ताज अमेज़न के जेफ बेजोस के सिर पर सजा है। आरबीआई की ओर से मिली जानकारी के अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी और रियल टाइम डेटा की मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। यह नियामकीय परिवर्तन ग्राहकों को T+O सेटलमेंट की सुविधा देगा। सोने की कीमत 370 रुपए से बढ़कर 72,550 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी की कीमत भी 600 रुपए बढ़कर 91,200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोयला, सीमेंट, इस्पात और बिजली जैसे 8 प्रमुख उद्योगों ने इस साल मई में पिछले साल की इसी महीने की तुलना में 6.3% अधिक की वृद्धि दर्ज की। आरबीआई ने कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HSBC पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यूरोपीय संघ के चुनाव खत्म होने के बाद संघ के सदस्य देशों ने बैठक कर उर्सुला वॉन डेर लेयन को एक बार फिर ईयू के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया। ईयू के अध्यक्ष के तौर पर उर्सुला वॉन डेर लेयन की दूसरे कार्यकाल को लेकर रूस ने आपत्ति जताई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि इस नियुक्ति के बाद यूरोपीय संघ और रूस के संबंधों में कोई बदलाव नहीं आएगा। फ्रांस में सप्ताह के अंत में पहले दौर का मतदान होने जा रहा है, जिससे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को अपनी सरकार गंवानी पड़ सकती है और पहली बार सत्ता दक्षिणपंथी नेशनल रैली के पास जा सकती है। सर्वेक्षणों से मिले संकेत के अनुसार फ्रांसीसी मतदान को गंभीरता से ले रहे हैं। वहां अधिक मतदान होने की उम्मीद है क्योंकि वो निर्णय ले रहे हैं कि देश की घरेलू नीति निर्माण की जिम्मेदारी दक्षिणपंथी नेशनल रैली RN को सौंपी जाए। मंगोलिया के संसदीय चुनाव में अपना मतदान के लिए लोग शुक्रवार को अपने घरों से निकले और मतदान किया। आम चुनाव आयोग GEC ने कहा कि मतदाता राष्ट्रीय राजधानी उलानबाटोर के 9 जिलों और देश के सभी 21 प्रांतों में 2198 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक अपना मतदान कर सकते हैं। जॉर्जिया की संसद ने गुरुवार को LGBT अधिकारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाले बिलों के एक सेट को अपनी प्रारंभिक मंजूरी दे दी, जिसमें समलैंगिक संबंधों और लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी के प्रचार पर प्रतिबंध शामिल है। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पिछले महीने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। ईरान में राष्ट्रपति पद की दौड़ में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि ईरान की गार्जियन काउंसिल ने 6 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई थी। मतगणना से ठीक एक दिन पहले अली रजा ज़कानी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ईरान में चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब इजरायल हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर पश्चिमी एशिया में व्यापक स्तर पर तनाव है और ईरान पिछले कई वर्षों से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक निगेल फराज की दक्षिणपंथी रिफॉर्म यूके पार्टी के एक समर्थक की उनके बारे में की गई नस्लीय टिप्पणी को लेकर आहत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि एंड्रयू पार्कर नाम के एक व्यक्ति ने उन पर नस्लभेदी टिप्पणी की थी, जो दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए एक ब्रिटिश नस्लीय गाली है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुलों के निर्माण का आह्वान किया, क्योंकि बीजिंग पड़ोसियों और व्यापारिक भागीदारों के साथ आर्थिक व्यापार और क्षेत्रीय विवादों से जूझ रहा है। शी ने विदेशी मामलों के लिए चीन के मार्गदर्शक सिद्धांतों की स्मृति में एक सम्मेलन में कहा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कभी भी शांतिपूर्ण विकास का रास्ता नहीं छोड़ेगी। अर्जेंटीना के निचले सदन ने शुक्रवार को राष्ट्रपति
जेवियर माइली द्वारा प्रस्तावित आर्थिक सुधार उपायों को मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें पद संभालने के 6 महीने बाद पहली बड़ी विधायी जीत मिली। जेवियर माइली के अनुमोदन में एक राजकोषीय पैकेज भी शामिल था, जिसमें आयकर और व्यक्तिगत संपत्ति पर उन लेखों को फिर से शामिल किया गया जिन्हें सीनेट ने पहले खारिज कर दिया था। आईसीसी टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बारबाडोस के मैदान पर दोनों टीमें इतिहास रचने के लिए बेताब। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक टी20 विश्व कप में 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 में भारत ने, जबकि 2 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की। महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने किया कमाल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में लगाया दोहरा शतक। टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर बनाए 525 रन। एथलीट किरण पहल ने राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले महीने से होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। किरण ने सेमीफाइनल मुकाबले में 50.92 सेकंड का समय निकालकर महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। दूसरी वैश्विक शतरंज लीग का आयोजन 3 से 12 अक्टूबर तक लंदन में किया जाएगा। वैश्विक शतरंज लीग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ और टेक महिंद्रा की संयुक्त पहल है। 10 दिन तक चलने वाली इस लीग का आयोजन सेंट्रल लंदन के फ्रेंड्स हाउस में किया जाएगा, जिसमें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। पूर्व विंबलडन और फ्रेंच ओपन चैंपियन कार्बाइन मुगुरुजा को WTA फाइनल्स टूर्नामेंट का निदेशक नियुक्त किया गया। यूरो कप 2024 के अंतिम 16 में कल इटली का सामना होगा स्विट्जरलैंड से। दोनों टीमें अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। हिना खान ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसे देखकर फैंस को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हिना खान ने खुलासा किया कि वो ब्रेस्ट कैंसर से के 3रे स्टेज पर है और उनका इलाज चल रहा है। सलमान खान की आगामी फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू हो चुकी है और आज सेट से एक झलक दर्शकों के साथ साझा की गई, जिसके कैप्शन में लिखा है लाइट, कैमरा और सिकंदर। मानव कौल, तिलोत्तमा शो, श्वेता बसु प्रसाद स्टारर देसी गैंगस्टर सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर का प्रीमियर 18 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर होगा। मशहूर अभिनेता विजय दलपति ने एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बात की और उनका मार्गदर्शन करते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखने की सीख दी। आदित्य रॉय कपूर जल्द ही राज और डीके की अगली वेब सीरीज में सामंथा रुत प्रभु के साथ नजर आ सकते हैं। इस सीरीज का नाम रक्तबीज रखा गया है। अगस्त तक मेकर्स इसकी शूटिंग शुरू कर सकते हैं। सिनेमा जगत के रॉकी भाई यानी कन्नड़ फिल्म स्टार यश ने फिल्म कल की 2898 AD के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर फिल्म की तारीफ की। मशहूर गायक आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी की गई लॉन्च। इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित रहे। फिल्म डाउनटाउन AB 3 के निर्माताओं ने आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी। फिल्म 12 सितंबर 2025 में वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। साउथ सुपरस्टार अजीत की फिल्म गुड बैड अगली का नया पोस्टर जारी हो चुका है, जिसमें अजीत का नया अवतार देखने को मिला। पोस्टर में अजीत कैदी की पोशाक में अजीत पृष्ठभूमि में धधकती बंदूकों के बीच खड़े और फिल्म कल की 2898 AD घरेलू बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जो कि सभी भाषाओं की कमाई है। वहीं फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी करीब 22 से 23 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।